तो यूपी में जब अवैध कब्जे पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है तो कब्जा गैंग में खलबली मच जाती है। लेकिन इस बार जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उससे यूपी से 7,000 किलोमीटर लंदन में 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में कब्जा गैंग को इस बार ऐसा बुलडोजर सबक मिला जिसके बाद वो यूपी में अवैध मदरसे बनाने से पहले 100 दफा सोचेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है। बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। सीएम योगी ने कहा और बुलडोजर आ गया। न सिर्फ आया बल्कि एक्शन की ऐसी फिल्म दिखाई कि सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठी कट्टरपंथी गैंग की तिरपन कांप गई। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं। अवैध कब्जे की हर निशानी मिटा रहे हैं। छत, दीवार, बाउंड्री सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं। ये पहला बुलडोजर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वार पर वार कर रहे हैं और अवैध कब्जे को जमींदोज कर रहे हैं। ये कार्रवाई खलीलाबाद के गोश्त मंडी इलाके में हो रही है। जिस मदरसे की ईंट से ईंट उखाड़ी जा रही है वो उसी मौलाना शमशुल हुदा का है जिसने नागरिकता तो ब्रिटेन की ले रखी है, लेकिन मदरसा शिक्षक के तौर पर वेतन यूपी से उठा रहा था। यही नहीं, अवैध रूप से बने इस मदरसे में वो कट्टरपंथी विचारधारा को खाद पानी देकर उसकी जड़ों को मजबूत कर रहा था। आपको दिखाना चाहेंगे, ये मदरसा है शमशुल हुदा, जो ब्रिटिश मौलाना है, जो आजमगढ़ के मदरसे में एक शिक्षक था। 2007 में उसने ब्रिटिश की नागरिकता ली, फंडिंग के जरिए आलीशान मदरसे का निर्माण कराया था। और ये मदरसा जो है बिना नक्शे के मदरसे का निर्माण कराया गया था। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। मौलाना का जो मदरसा है, इस मदरसे पर 5-5 जेसीबी चल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के आला अधिकारी, एसडीएम, सीओ और एडीएम तमाम बड़े अधिकारी मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई जो है आपको देखने को मिल रही है। मौलाना शमशुल हुदा का इस इलाके में ऐसा दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से भी कतराते थे। लेकिन सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन के जरिए साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी मौलाना से डरने या दबने की जरूरत नहीं है। इनका इलाज उन्हें अच्छे से आता है। किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। कोई मौलाना क्या पकड़ा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लंदन में बसे मौलाना शमशुल हुदा की कुंडली भी आपके सामने खोल देते हैं। शमशुल दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है। आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक के रूप में काम कर मौलाना का दर्जा हासिल किया था। धार्मिक गतिविधियों की आड़ में पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्राएं की। इंग्लैंड में बसने के बाद 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद यूपी के मदरसे से सैलरी और दूसरे भत्ते लेता रहा। रजा फाउंडेशन के नाम से उसने अपना एक एनजीओ खड़ा किया। अपने एनजीओ के जरिए विदेशों से धन जुटाकर पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदी। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में फर्जी तरीके से मदरसे खड़े कर उनकी मान्यता हासिल की। मदरसे की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। पाकिस्तान और कश्मीर के कई संदिग्ध संगठनों से उसके संबंध थे। मौलाना की करतूतों का खुलासा हुआ तो 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने उसके खिलाफ जांच बिठाई, जिसके बाद उसका मदरसा सील कर जमीन जब्त कर ली गई। मौलाना मदरसे को बचाने के लिए कोर्ट पहुंचा, लेकिन कानूनी लड़ाई भी हार गया, जिसके बाद अब बुलडोजर उसके अवैध मदरसे को जमींदोज करने में जुटे हैं। तो परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था। एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था, वो नक्शा नहीं पास कराया गया।
मौलाना शमशुल हुदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। मदरसे की ओर आने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा था। शमशुल हुदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने एक बार फिर दो टूक संदेश दे दिया है कि अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उसकी नीति जारी रहेगी। नीरज त्रिपाठी, जी मीडिया, संत कबीर नगर। और यूपी एटीएस ने चंद रोज पहले लखनऊ, मेरठ समेत कई शहरों से कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा यूपी एटीएस ने इस गिरोह पर शिकंजा कसा, मगर इन संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद सऊदी अरब में बैठा आकिब बौखला गया। वीडियो के जरिए यूपी पुलिस को ललकारने लगा। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर लाइव आकर आधार कार्ड और पासपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस शख्स का नाम है आकिब। वैसे तो आकिब का ताल्लुक यूपी के मेरठ से है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सऊदी अरब में बैठा है और वहीं से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हुए आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को फाड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि आकिब की इस बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों वो अपने हिंदुस्तानी आधार कार्ड और पासपोर्ट को गुस्से में फाड़ रहा है? ये जानने के लिए आप आकिब के वीडियो को गौर से देखिए। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल आकिब के गुर्गों पर जैसे ही योगी फोर्स ने शिकंजा कसा, वैसे ही सऊदी अरब में बैठा आकिब बिलबिलाने लगा। सोशल मीडिया पर लाइव आकर भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड फाड़ते हुए यूपी पुलिस को ललकारने लगा, क्योंकि योगी फोर्स ने न सिर्फ बिजनौर के नजीबाबाद इलाके से आकिब के शागिर्दों को दबोचा, बल्कि आकिब और उसके एक और साथी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। जनपद बिजनौर में अभियोग पंजीकृत कर पूर्व में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा मुख्य अभियुक्त आकिब एवं आजाद को, जो वर्तमान में विदेश में है, के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यूपी पुलिस आकिब से जुड़े 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं जांच एजेंसीज आकिब की भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। आकिब को सऊदी अरब से भारत लाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही यूपी एटीएस ने लखनऊ और मेरठ समेत कई शहरों में दबिश देते हुए साकिब, राका, आरिफ और अरबाब जैसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये संदिग्ध देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और धार्मिक उन्माद फैलाकर धमाके, आगजनी की साजिश रच रहे थे। आकिब सोशल मीडिया पर भड़काऊ तथा धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले संदेश साझा करता एवं विशेष समुदाय के वाहनों को जलाने, रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाने आदि के लिए प्रेरित करता था। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि सऊदी अरब में बैठे आकिब ने ही साकिब का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से कराया था। चंद दिनों पहले आकिब के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो भी डाला है और इसी वीडियो के आधार पर यूपी पुलिस ने आकिब के स्लीपर सेल्स को धर दबोचा और अब योगी फोर्स के टारगेट पर सऊदी अरब में बैठा आकिब है, जो भारत आने से कतरा रहा है। लेकिन यूपी पुलिस इस संदिग्ध आतंकी को घसीटकर सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाएगी और फिर इसका पुख्ता इलाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले आतंक का डॉक्टर गैंग, फिर धर्मांतरण का डॉक्टर गैंग। कट्टरपंथियों ने डॉक्टर जैसे पेशे को भी बदनाम कर दिया है। केजीएमयू से पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर हस्सान का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ केजीएमयू तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिमी यूपी तक फैला हुआ था। इसके गैंग में कई डॉक्टर और टेक्नीशियन शामिल थे। सवाल यह है कि कहीं ऐसे डॉक्टर आपके इलाके में भी तो नहीं है जो इलाज के नाम पर धर्मांतरण और लव जिहाद का गंदा काम कर रहे हैं। धर्म रिलेटेड चीजें थी, इससे हुरे मिलेंगी, पैसा मिलेगा, उसे हम लोगों ने देखा था। अब शायद उन लोगों ने डिलीट कर दिया है, लेकिन उनकी डिटेल पुलिस के पास है। धर्मांतरण का धंधा सोशल मीडिया पे लोगों को अप्रोच करता था और जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं यूजी, कुछ गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते। टारगेट पर हिंदू लड़की, उस डॉक्यूमेंट्स में उसने बना रखा था एक सर्टिफिकेट और एक ऐसा तरीके का डॉक्यूमेंट कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको एम्स दिल्ली जाना है, वहाँ पर कुछ एम्स के डॉक्टर्स आएंगे, उनसे मुलाकात करनी है। केजीएमयू के ये वो जूनियर डॉक्टर जो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड लव जिहादी हस्साम का शिकार होते होते बच गए, क्योंकि ये लड़के थे
हस्साम को हिंदू लड़कियों की तलाश थी ताकि उनको लव जिहाद के जाल में फंसाया जा सके। उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया जाए वो सनातन का त्याग कर मुसलमान बन जाए। दावा किया जा रहा है कि हम्मास अहमद धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड लव जिहादी डॉक्टर रमीजुद्दीन के संपर्क में था। रमीजुद्दीन के जेल जाने के बाद हस्साम केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद के मिशन में जुट गए। हस्साम सिर्फ केजीएमयू में भी धर्मांतरण के धंधे को नहीं चला रहा था। हस्साम के टारगेट पर सिर्फ लखनऊ में ही हिंदू बेटियां नहीं थी, बल्कि लखनऊ से बाहर भी ये लव जिहाद और धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। हस्साम अहमद के लव जिहाद और धर्मांतरण का नेटवर्क पश्चिमी यूपी तक फैला था। गाजियाबाद, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के 4 जिलों में लव जिहाद का धंधा चल रहा था। गाजियाबाद, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के 4 जिलों में ये लव जिहाद का धंधा चला रहा था। हस्साम पश्चिमी यूपी में डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका था। हस्साम ने इन्हें हिंदू लड़कियों से लव जिहाद और धर्मांतरण का टास्क दे रखा था। हस्साम 12वीं तक पढ़ा। इसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है। यह खुद को केजीएमयू से 2014 का पास आउट बताता था और इस तरह केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर और छात्रों को झांसे में लेता था। कि वो जो यहाँ के यूजी स्टूडेंट्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वगैरह, उनको ये बताता था कि वो यहाँ का पास आउट है पुराना, करीब 10 या 12 साल पहले। तो जनरली लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। बड़े लेवल पे, जैसे बड़े लेवल के जो आदमी उनसे मिला हो तो उसके फोटोज वगैरह भी उसने अपलोड करके रखे थे, ताकि लोगों का अगर उसका इंस्टा या जो आईडी देखे उससे ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो सके। हस्साम लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक संगठित तरीके से धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। हस्साम ने अलग अलग जिलों में अपने लड़के सेट कर रखे थे जो अस्पतालों में सक्रिय थे। ये लोग मरीजों को खास जगहों पर डॉक्टरों से दिखाने की सलाह देते थे। हस्साम इन्हीं डॉक्टर और टेक्नीशियन को इकट्ठा कर फर्जी कैंप लगाता था और फिर उस कैंप में हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। मदद और इलाज के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर हिंदुओं को टारगेट करते थे। हस्साम पूरे यूपी में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में। इस ग्रुप में कई डॉक्टर्स और टेक्नीशियन भी शामिल थे। हस्साम की गिरफ्तारी के बाद से केजीएमयू से जुड़े उसके कई करीबी लैब टेक्नीशियन और डॉक्टरों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। अब योगी फोर्स इनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है। ये डॉक्टर तनवीर है। हस्साम इन्हें भी अपने गैंग में शामिल करना चाहता था। कई बार इनके पास आया, कैंप लगाने का झांसा भी दिया। हमसे अटैचमेंट चाह रहा था, तो मैंने बोला कि मैं इस तरह का अटैचमेंट, जब कोई यही नहीं है, कोई इसका बेसिस ही नहीं है, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कुछ है, तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं बनता। गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए वो एक कैंप। मैंने उसको बताया कि मैं जो गरीब लोगों का इलाज वो मैं अपने क्लिनिक पर ही कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए किसी भी संस्था, किसी भी चीज़ से अटैच होने की जरूरत नहीं है। हस्साम का जिहादी उस्ताद डॉक्टर रमीजुद्दीन जेल में बंद। हस्साम भी पकड़ा जा चुका है। योगी फोर्स हस्साम के धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल किसी भी जिहादी को नहीं बख्शने वाली है। प्रीति श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। आप देखिए कि लखनऊ टू वाराणसी हिंदू बेटियां धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर हैं। प्यार के जाल में फंसाना, शादी का झांसा देना और इन सब के लिए हिंदू नाम रखकर बहलाना फुसलाना, ये कन्वर्जन गैंग मॉडस ऑपरेंडी उनकी है। लखनऊ के अल्ताफ ने यही किया और वाराणसी के आफ्ताब ने हिंदू बेटी की तबाही के लिए यही तरीका अपनाया। अल्ताफ पकड़ा गया लेकिन आफ्ताब फरार है। अब योगी फोर्स आफ्ताब की तलाश कर रही है और फिर इस आफ्ताब का इलाज भी होगा जिसके लिए योगी फोर्स जानी जाती है। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस कोताही की ओर इशारा कर रहे हैं उसका नतीजा है कि छांगुर, रमीज, हस्साम, कुकुरमुत्ते की तरह उगा धर्मांतरण के इन धंधेबाजों की गिरफ्तारियों के बावजूद अब भी कन्वर्जन गैंग एक्टिव है। मतलब इनका समूल नाश होना बाकी है। इन दो चेहरों को देखिए, एक है लखनऊ में हिंदू बेटी के साथ पाप का खेल खेलने वाला अल्ताफ और दूसरा है अमित बनकर वाराणसी की बेटी के साथ धोखे से शादी रचाने वाला आफताब। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ यही उपचार कर रहे हैं। अल्ताफ 23 अप्रैल को शादी का झांसा देकर हिंदू युवती को लखनऊ ले गया। वहां पहले हिंदू बेटी का धर्मांतरण का नाम बदल दिया, फिर हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो आजमगढ़ भागने की फिराक में था, लेकिन योगी फोर्स की नजरों से बच नहीं सका। अब सलाखों के पीछे है। अल्ताफ छांगुर के इलाके बलरामपुर का रहने वाला है। हो सकता है इसका कनेक्शन भी छांगुर से हो। बहरहाल वाराणसी की उस हिंदू बेटी की दर्द भरी पुकार सुनिए, जिसे आफताब ने जिंदगी भर के लिए वो दर्द दिया जो आखिरी सांसों तक उसकी नसों में जहर बनकर बहता रहेगा। जिस लड़के से हम शादी किए थे, अमित नाम था उसका, और ये बताया था, पर उसका नाम आफ्ताब अंसारी है। सुना आपने कितने शातिर ढंग से हिंदू बेटी को बहलाया, फुसलाया और धोखा दे दिया। धोखे से शादी किया हिंदू बन के हमसे, और फिर उसके बाद बताने लगा कि हम मुस्लिम हैं। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अमित बने आफताब ने इस लड़की के साथ विवाह किया, लेकिन इस मासूम को उस वक्त इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होने दिया कि दिखावे की मोहब्बत के पीछे आफताब का ऐसा क्रूर और भयानक चेहरा है जो उम्र भर के लिए जख्म दे जाएगा। बुला के हमें बहाने से वो वहाँ पे कैंट के पीछे होटल में ले जाके और हमारी गलत वीडियो निकाला, मारा भी। आफताब ने हिंदू बेटी के साथ जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी। पहले हिंदू बनकर शादी रचाई, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। लड़की ने धर्मांतरण से इनकार किया तो उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को होटल में बुलाकर उसका डर्टी वीडियो बनाया। विरोध करने पर पिता और भाई की हत्या की धमकी दी। आफताब पहले भी लड़कियों के शोषण और खरीद फरोख्त के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इन लव जिहादियों को लेकर अब भी थोड़ी कोताही है। आफताब ने इसी कोताही का फायदा उठाकर एक और हिंदू बेटी को शिकार बनाया, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आफताब फरार होकर योगी फोर्स को चैलेंज कर रहा है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। लखनऊ का अल्ताफ हो या वाराणसी का आफताब, योगी सबका इलाज जानते हैं। हिंदू बेटी के साथ जबरदस्त धर्मांतरण का खिलौना खेल खेलने वालों का योगी फोर्स पूरा हिसाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अभी तक हिंदू मोहल्ले में हिंदुओं के घरों के बाहर घर बिकाऊ है का पोस्टर लगता था, लेकिन अब यूपी में उल्टा हो गया है। हिंदुओं के घरों के ऊपर पोस्टर तो लगे हैं, लेकिन वो पोस्टर घर बिकाऊ के नहीं। इस पोस्टर को देखकर कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होना तय है। अब हिंदू का ना तो घर बिकेगा और ना ही हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। सोसाइटी के मेन गेट पर सनातनी बोर्ड, घर के बाहर हिंदू सनातनी सोसाइटी का पोस्टर,
दीवार पर श्री राम जी की तस्वीर के साथ पोस्टर, घर के बाहर हिंदू सोसाइटी का बोर्ड, एक दो नहीं बल्कि सोसाइटी में 30 घरों पर पूर्ण हिंदू सनातन सोसाइटी का पोस्टर और बैनर लगा है। और इसे किसी हिंदू संगठन ने नहीं लगाया है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने खुद इन बैनर पोस्टर को लगाया है। शुद्ध सनातन प्योर हिंदू सोसाइटी का ये बोर्ड यूपी के मुरादाबाद में लगा है और इसके पीछे का मकसद भी वही है जो आप समझ रहे हैं, सोसाइटी में भाईजान की एंट्री पर रोक। श्री राम सोसाइटी का आपको बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जिस पर लिखा हुआ है पूर्णतः हिंदू सनातनी सोसाइटी। लाजपत नगर का ये पूरा इलाका है, कटघर थाना क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर जो घर है उन घरों के ऊपर सीधे तौर पर कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं और उन पोस्टरों में दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनको मकान ना बेचा जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिक्र करा गया है। अभी तक यूपी में कट्टरपंथियों से परेशान होकर हिंदुओं के घरों के बाहर घर बिकाऊ है का पोस्टर दिखाई देता था, लेकिन मुरादाबाद के लाजपत नगर में हिंदुओं ने खुद हिंदू सनातन सोसाइटी का बोर्ड लगा दिया। मियां भाई के एंट्री पर रोक लगा दी। हमारी का यहाँ का माहौल खराब ना हो, यहाँ पे और समुदाय के लोग मकान ना लें। हमारा बाहर वाला कैंपस खराब हो चुका है, हम अपने कैंपस को खराब करना नहीं चाहते। सीधा सीधा मकसद हमारा यही है, ना हमें किसी से लड़ना ना झगड़ना। हमने अपनी बात बैनर पे लिख दी। हमने सिर्फ एक बैनर के माध्यम से एक अपना विचार रखा है कि कृपया यहाँ पे कोई ऐसा विवाद पैदा ना हो जिसमें आने वाले समय के अंदर हिंसा का रूप ले। हम लोग जितने वर्ग हैं वो ही रहें, अन्यथा कोई जना ना है। मुरादाबाद के सोसाइटी में 32 घर, 30 घरों पर हिंदू सनातन सोसाइटी का बैनर लग चुका है। सिर्फ 2 घर ऐसे जिनके ऊपर हिंदू सनातन सोसाइटी का बैनर नहीं लगा है और विवाद का कारण यही 2 घर है। इस सोसाइटी में सिर्फ हिंदू रहते हैं, लेकिन 2 हिंदू परिवार अपना घर बेचना चाहते हैं और विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। लोगों के घरों पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ये पोस्टर नहीं लगाए हैं। हालांकि जिनको मकान को बेचने को लेकर के पूरा विवाद बताया जा रहा है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर इंटरव्यू तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे बातचीत करते हुए पर उन्होंने सीधे तौर पे वाली बात कही है कि ये जो मकान है वो मजबूरी में वो दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बेच रहे हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा सही रेट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के लोग मियां भाई को घर बेचने का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए पूरी सोसाइटी में इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। मियां भाई की कट्टरपंथी सोच को देखकर हिंदू परिवार के लोग डरे हुए हैं। हिंदुओं को डर है कि अगर कोई कट्टरपंथी सोच वाला सोसाइटी में आ जाएगा तो फिर सोसाइटी का माहौल खराब हो सकता है। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर जोरों पर है। केंद्रीय बलों ने चुनाव के दौरान होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने की तैयारी की है। इस बीच बंगाल के अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो दूसरे देश से आए हैं। पहले चरण के चुनाव में बंगाल से हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। कुछ लोगों ने माहौल खराब कर लोकतंत्र के पर्व को दागदार बनाने की कोशिश की थी। आशंका जताई जा रही है कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान भी अराजक तत्व हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए इस बार जबरदस्त तैयारी की गई है। तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं, ये चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वालों के लिए सख्त संदेश है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से दंगाइयों को सबक सिखाने की फुल प्रूफ तैयारी है। हालांकि इस तैयारी के बावजूद कुछ इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। चुनावी महासमर में टीएमसी को बीजेपी की चुनौती जमीन पर पसीना बहाने वाली दीदी के मददगारों को रास नहीं आ रही है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के झंडे और बैनर फाड़ देने की तस्वीरें सामने आई तो सियासत गर्मा गई। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इस घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप एक बार फिर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। इसीलिए पहले चरण से ज्यादा दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है।
ऐसा ही इम्तिहान दक्षिण परगना की संदेश खाली सीट पर है, जिसे टीएमसी नेता शाहजहां शेख का गढ़ कहा जाता है। संदेश खाली का नाम सबसे पहले उस समय चर्चा में आया जब छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर यहाँ पर हमला हुआ। महिलाओं की सुरक्षा और जमीन पर कब्जा यहाँ का अहम मुद्दा है। हालांकि इस बार यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन महिला मतदाता इस विधानसभा सीट पर हमेशा से निर्णायक साबित हुई है। ऐसे में यहाँ इस बार एम फैक्टर बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। जनवरी 2024 में संदेश खाली में हुई हिंसा के जख्म यहाँ के लोगों के जहन में अब भी ताज़ा हैं। इसीलिए इस बार यहाँ के लोग परिवर्तन के लिए वोट करने का मन बना चुके हैं। আমরা তাই মোদিজিকে চাই, আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমরা তাই মোদিজিকেই চাই। शेख शाहजहां को रुकने के लिए इन लोग मोदी जी को मांगता है। गला काट देगा, सब आर काट देगा, सब काट देगा गला। हाँ। इतना ज्यादा डर है उसका। हाँ डर है, बोले तो बोलते हमरा मोदी जी के चाय, मोदी जी चाहिए। हाँ मोदी जी चाहिए। बहरहाल दूसरे चरण के चुनाव के लिए बंगाल तैयार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 4 मई को जब ईवीएम खुलेगी तो तय हो जाएगा कि बंगाल किसकी अगुवाई में आगे का सफर तय करेगा। दीदी फिर से कमान संभालेंगी या फिर कमल खिलकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। व्हाइट हाउस की सुरक्षा के तमाम दावे चिंदी होकर हवा में उड़ गए। एक हमलावर आया और अमेरिका की सुरक्षा के सारे तामझाम को मिट्टी में मिला दिया। गोलियों की आवाज से पूरा व्हाइट हाउस दहल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप, मेलानिया ट्रंप से लेकर वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकी रक्षा मंत्री तक जान बचाते दिखे। गनीमत रही कि ट्रंप को टारगेट होने से सिक्योरिटी सर्विसेज के एजेंटों ने बचा लिया। लेकिन इस लोन वुल्फ अटैक ने सुपर पावर की सुरक्षा इंतजाम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वक्त अमेरिका में रात के करीब 8:36 पर। लोकेशन वॉशिंगटन का हिल्टन होटल। प्रेसिडेंट ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश सचिव मार्को रूबियो, सैकड़ों जाने माने पत्रकार, मशहूर हस्तियां सालाना डिनर में ट्रंप के भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी फायरिंग की आवाज से व्हाइट हाउस गूंज उठता है। वीडियो नंबर 1। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग चौंक जाते हैं, इधर उधर नजर दौड़ाते हैं। वीडियो नंबर 2। मंच पर मौजूद ट्रंप बातचीत में मशगूल होते हैं कि तभी गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं और ट्रंप को उठा कर ले जाते हैं। ट्रंप लड़खड़ाते भी हैं। वीडियो नंबर 3। ट्रंप की जान बचाने वाले वीडियो को अब दूसरे एंगल से देखिए, कैसे वो घबराए हुए सिक्योरिटी के साथ सेफ पैसेज की ओर भागते हैं। वीडियो नंबर 4। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का कोट पकड़कर सिक्योरिटी गार्ड्स कुर्सी से उठाते हैं और लगभग खींचते हुए उन्हें वहां से ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मंच की ओर से कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स बंदूक ताने खड़े हैं। वीडियो नंबर 5। गोलियों की गूंज से लोग दहशत में हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। लोग जान बचाने के लिए मेज के नीचे छुप जाते हैं। वीडियो नंबर 6। जिधर से फायरिंग की आवाज आती है, गार्ड्स उस ओर भागते हैं। वीडियो नंबर 7। फायरिंग करते हमलावर का वीडियो सीसीटीवी में कैद है। वीडियो नंबर 8। गार्ड सबको छिपने के लिए कह रहा है। अफरा तफरी मची हुई है और फिर दुनिया के सामने वो तस्वीर आती है जिसने व्हाइट हाउस पर हमला किया। 7 से 8 राउंड की फायरिंग कर सुपर पावर अमेरिका को खौफ में डाल दिया। हमलावर ने बॉल रूम के बाहर से फायरिंग की, जिसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने कुछ दूर तक पीछा करने के बाद दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। ट्रंप ने इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। हमलावर कोल एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वो एक टीचर रह चुका है। एलन का डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध का भी दावा है। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर कोल एलन के घर की भी जांच की, लेकिन अधिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस हमले में कोई और भी शामिल था। हमले के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमलावर एक ही था और हमले की वजह की जांच की जा रही है। दुनिया दंग है कि धरती के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले शख्स के इतने करीब तक कैसे पहुंच गया हमलावर। दुनिया के सबसे सुरक्षित बिल्डिंग व्हाइट हाउस की सुरक्षा क्या इतनी कमजोर है कि फायरिंग हो जाती है और शक्तिशाली ट्रंप समेत पूरी कैबिनेट दुबकने के लिए मजबूर हो जाती है। व्हाइट हाउस में हथियार के साथ हमलावर ने कैसे एंट्री कर ली? हमलावर ने व्हाइट हाउस के सुरक्षा चक्र को कैसे भेद दिया? क्या तमाम दावों के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप के सुरक्षा इंतजाम इतने कमजोर हैं? यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप को टारगेट किया गया।
इसके पहले भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान 13 जुलाई 2024 को ट्रंप के कान को छूती हुई गोली निकल गई थी। ट्रंप बाल बाल बचे थे। इसके बाद सितंबर 2024 में ही वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास एक शख्स राइफल के साथ गिरफ्तार हुआ था। माना गया कि वो ट्रंप पर हमले की साजिश रच रहा था। लिहाजा सवाल बेहद गंभीर है कि क्या ये लोन वुल्फ अटैक था, यानी हमलावर अकेला था, या वो किसी आतंकी संगठन का हिस्सा है। क्या इसका कनेक्शन ईरान युद्ध से भी है? ये सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं और इस बीच दुनिया सख्ते में है कि ट्रंप जैसी हस्ती भी महफूज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अपने घर में लगी आग मुनीर शहबाज से बुझ नहीं रही है और ये चले हैं अमेरिका ईरान के बीच का झगड़ा सुलझाने। मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान को ऐसा लूटा कि भूखमरी जैसे हालात हो गए। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज ने 1 करोड़ लोगों को तड़पा कर मारने का प्लान बना। आवाम भूखे मर रही और शहबाज मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक कराने में जुटे। शहबाज और मुनीर खुद मटन बिरयानी खा रहे और आवाम दाने दाने के लिए मोहताज है। लोगों के पास भरपेट खाने के लिए अनाज नहीं। आखिर में आपको जी न्यूज की उस मुहिम के बारे में बताते हैं जिसने देश में तहलका मचा दिया है। कल जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डीएनए में देश में मेडिकल उपकरणों में होने वाली मुनाफाखोरी पर बड़ा खुलासा किया था। पुख्ता सबूतों के साथ बताया था कि कैसे मेडिकल उपकरणों पर फर्जी एमआरपी के नाम पर मुनाफाखोर हजारों गुना मुनाफा कमा रहे हैं, आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। जी न्यूज की इस खबर के बाद मुनाफाखोरों पर नकेल कसने की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। बाजार में इसे 210 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन होलसेलर के पास 7 रुपए में बिकती है। बीपी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लेते हैं 1750 रुपए का ये एमआरपी है और ओरिजिनल इसकी कॉस्ट जो है होलसेल में वो 325 रुपए है। होलसेलर से कोई दुकानदार या अस्पताल इसे 12 रुपए में खरीदता है, लेकिन इसके डिब्बे पर एमआरपी लिखी है 216 रुपए। जी न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में जैसे ही मेडिकल उपकरणों पर हो रही लूट और मुनाफाखोरी को पुख्ता सबूतों के साथ देश के सामने एक्सपोज किया, उसे देखकर पूरा सिस्टम हिल गया। डीएनए की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की हर तरफ चर्चा होने लगी। यदि ये व्यवस्था के तहत हो रही है, मिलीभगत के तहत हो रही है, तो फिर ये व्यवस्थित ढंग से लोगों को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के एक अत्यंत निंदनीय अपराध के समान है। हमने डीएनए की स्टोरी देखी, बड़ी आई ओपनर है। बधाई देता हूँ जी न्यूज़ को और ज़रूर सरकार इसका संज्ञान लेगी। और जहाँ जो जगह यहाँ बिक रहा है, जहाँ ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उसके बारे में कंप्लेन करें। दरअसल 25 अप्रैल को डीएनए में हेल्थ केयर सिस्टम के उस ब्लैक होल का पर्दाफाश किया गया जिसमें मुनाफाखोर थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन समेत तमाम मेडिकल उपकरणों के नाम पर आम लोगों को लूट रहे थे। जरूरतमंदों की मजबूरी और मुसीबत का फायदा उठाकर उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा था। हिक्स का थर्मामीटर जो मार्केट में 210 रुपए में बिकता है, उसे दुकानदार 95 रुपए में खरीदते हैं, यानी एमआरपी से आधे दाम में। सोचिए, कैनुला यानी मरीज को ग्लूकोज या दवाई चढ़ाने के लिए हाथ में लगाया जाने वाला यह जो उपकरण है, जो हम आपको दिखा रहे थे, बाजार में इसे 210 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन होलसेलर के पास 7 रुपए में बिकती है ये, यानी 3000% ज्यादा कीमत पर यह बेची जा रही है। डीएनए मित्रों, कैनुला और उसके साथ साथ ग्लूकोज की बोतल तक जाने वाली ये जो पाइप है, जो हमने आपको दिखाया था, इसको कहते हैं आईवी सेट। होलसेलर से कोई दुकानदार या अस्पताल इसे 12 रुपए में खरीदता है, लेकिन इसके डिब्बे पर एमआरपी लिखी है 216 रुपए, यानी इस पर 1700% मुनाफा कमाया जाता है। मित्रों, ये रुई यानी कॉटन के एक बंडल का होलसेल रेट 75 रुपए है, लेकिन इसे बाजार में 241 रुपए में बेचा जा रहा है।